जरा सोचिए, अगर नारुतो जिस भी दुश्मन को हराए, उसकी सारी जुत्सु, यादें और लड़ने का अनुभव हमेशा के लिए उसका हो जाए तो हर जीत के साथ वह पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी ताकत की कीमत क्या होगी? आइए जानते हैं, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत नारुतो की पूरी हिस्ट्री बताकर कर सकता था, लेकिन सच कहूं तो नारुतो की हिस्ट्री कैनन से बिल्कुल अलग नहीं है। और अलग हो भी क्यों? उसने अभी तक किसी को हराया ही नहीं है, तो सच में कुछ भी नहीं बदलता। नारुतो की जिंदगी अब भी उतनी ही अकेली और दुखद है जितनी पहले थी, और अकादमी में उसका समय निराशा और उपेक्षा से भरा है, जिसकी वजह से वह बाकियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। यही वजह है कि एक निराश नारुतो सिर्फ पढ़ाई और सुनने के बजाय ताकत हासिल करने के वैकल्पिक तरीकों को ज्यादा आसानी से अपनाता है। मिजुकी वही है जो आकर उसे बताता है कि अगर वह होकागे के ऑफिस में घुसकर गांव की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टॉप सीक्रेट जानकारी चुरा ले, तो शायद वह और ताकतवर बन सकता है। यह आइडिया मिजुकी के दिमाग में कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन फिर एक उदास 11 साल के लड़के से ज्यादा भोला कौन हो सकता है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह इतना मुश्किल भी नहीं था। नारुतो बस अंदर घुसा और स्क्रॉल ले आया। इसमें कोई खास संघर्ष नहीं हुआ। अगर नारुतो यह अकेले कर सकता था, तो मिजुकी खुद क्यों नहीं कर सका? और यह देखते हुए कि मिजुकी अर्थ रिलीज से जमीन में छिप सकता है और अपनी चक्रा को और भी छुपा सकता है, तो यह किसी ऐसे बड़बोले बच्चे को भेजने से कहीं बेहतर आइडिया लगता है जिस पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते कि वह राज छुपाकर रखेगा। शायद उसे लगा कि इससे वह बिना पकड़े गए बच निकलेगा। लेकिन जब नारुतो पकड़ा जाता और सब कुछ बता देता, तब क्या होता? शायद उसने सोचा कि इससे उसे बस थोड़ा वक्त मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, यह कौन जान सकता है। हम बस इतना जानते हैं कि नारुतो ने अपनी बेबसी में बिल्कुल वैसा ही किया जैसा प्लान था, यह जाने बिना कि उसके अंदर स्क्रॉल से भी बड़ी कोई ताकत छुपी है। उसने स्क्रॉल के कंटेंट को थोड़ी देर पढ़ा और अपनी असाधारण काबिलियत की वजह से वह उसमें से कुछ सीख भी गया। क्लोन जुत्सु का एक बेहतर वर्जन, जो वह अकादमी में सीखने में नाकाम रहा था। इसके कुछ ही देर बाद, जब वह अब भी स्क्रॉल पढ़ रहा था, मिजुकी और इरुका दोनों वहां स्क्रॉल वापस लेने पहुंच जाते हैं। एक लड़ाई शुरू होती है और इसमें इरुका घायल हो जाता है। लगता है कि उस छोटे सुनहरे बालों वाले मुसीबतज़दा निंजा के लिए यह सब खत्म ही होने वाला है। लेकिन तभी वह कुछ ऐसा करता है जिसकी मिजुकी को उम्मीद नहीं थी। वह करीब 1000 शैडो क्लोन बना डालता है, सिर्फ मिजुकी को बुरी तरह कुचलने के इरादे से। अचानक उसका सारा आत्मविश्वास और रुआब गायब होने लगता है। जो कुछ देर पहले एक डरा हुआ, आसानी से काबू में आने वाला बच्चा था, वह अब 1000 डरे हुए बच्चे बन गए हैं, जिन्हें काबू में नहीं किया जा सकता, और जो बर्रों के छत्ते की तरह उत्तेजित हो रहे हैं। उसी पल मिजुकी को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बेशक मिजुकी मरा नहीं, नारुतो गुस्से में था, लेकिन कोई राक्षस नहीं। हाँ, मिजुकी के कुछ दांत टूट गए। हाँ, उसकी आंखें सूजकर बंद हो गईं और उसकी करीब 15 हड्डियां टूट गईं। हाँ, वह जमीन पर सिमटा हुआ खून से लथपथ पड़ा था। हाँ, वह ऐसा ही था। खैर, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। वह मरा नहीं था, लेकिन मौत के बहुत करीब था, क्योंकि नारुतो ने असली मास्टरमाइंड मिजुकी को पकड़ लिया। और क्योंकि इरुका ने नारुतो का साथ दिया, इसीलिए नारुतो को बस हल्की-फुल्की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जो शायद ज्यादातर शर्मिंदगी की वजह से थी। और यह तय है कि उन्होंने वह स्क्रॉल पहले से थोड़ी और सख्ती से बंद रखने का फैसला किया। उसके बाद नारुतो आखिरकार उसी शैडो क्लोन जुत्सु से पास हो गया जो उसने सीखा था, और उसे वह हेडबैंड मिला जो आखिरकार उसे सच में हासिल किया हुआ महसूस हुआ। लेकिन जब वह इरुका के साथ रामेन खा रहा था, तो इरुका को लगा कि नारुतो के मन में कुछ चल रहा है। क्या हुआ? उसने पूछा। इतने सालों बाद जेनिन बनकर खुश नहीं हो? नारुतो ने सिर हिलाया। हूं तो फिर रामेन में यूं ही उंगली क्यों घुमा रहे हो? नारुतो समझाने लगा। जब मैंने मिजुकी को हराया, तो मुझे अंदर कुछ महसूस हुआ। पता नहीं क्या था। शायद एड्रेनालिन हो। लड़ाई और संघर्ष का अक्सर यही असर होता है। जब मौत की आशंका हो, तो शरीर कभी-कभी घबराकर एड्रेनालिन छोड़ता है, जो आपको ज्यादा चौकन्ना बना देता है। यह शरीर का आपको जिंदा रखने का तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैंने मिजुकी को लगभग मार ही डाला, वह जमीन पर पड़ा था, तो मुझे लगा जैसे मुझे कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? इरुका ने पूछा। जैसे मिजुकी जो कुछ भी था, वह सब अब मेरे अंदर है। जैसे मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो वह कर सकता था। जैसे उसके पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जैसे वह एक किताब हो जो मैंने अभी-अभी खोलकर पूरी पढ़ ली हो। इरुका एक पल के लिए चुप रहा। क्या मुझे कुछ हो गया है? नारुतो ने पूछा। इरुका ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता। बस मैंने पहले कभी किसी को हराने का ऐसा अनुभव बताते नहीं सुना। तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? ये खुशी या खुशहाली जैसी भावना नहीं थी। ना ही ये कि मैं उसे और चोट पहुंचाना चाहता था। ये बस एक एपिफनी जैसी भावना थी। जैसे, अच्छा, तो इस तरह किया जाता है वाली फीलिंग। इरुका वहीं बैठकर सोचने लगा। तुम्हारा मतलब है, जैसे तुम्हें उसकी हर जुत्सु पता चल गई? नारुतो ने सिर हिलाया। शायद।
नारुतो ने इस बारे में सोचना छोड़कर अपने रामेन पर ध्यान लगाया, जिसे उसने लगभग तुरंत ही खत्म कर दिया। इससे इरुका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बिल चुका दिया। नारुतो आराम करने घर चला गया। अब उस पल से नारुतो कभी कभार इस बारे में सोचता रहा, लेकिन ज्यादा उलझा नहीं। कुछ समय बाद यह एक धुंधली याद बनकर रह गई और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। उसकी ऑफिशियल कोनोहा जेनिन रजिस्ट्री के लिए फोटो खींची गई, जिसके बाद आखिरकार उसे एक जोनिन सेंसेई मिला। वह कमरे में उत्साह से पहुंचा, यह देखने कि आगे क्या होगा, और उसे अपना सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों सीन एक साथ दिखे। सकुरा, उसकी सबसे बड़ी क्रश, वहां थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। सस्के उचिहा, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और कट्टर दुश्मन भी वहीं था, और नारुतो बीच में फंसा हुआ था। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ी, वे तीनों बोर होते गए। उनका सेंसेई देर से आ रहा था और नारुतो अपनी हाइपर एक्टिव आदतों में खो गया, जिसकी वजह से उसने अपने सेंसेई की देरी की सजा देने की सोची। एक धूल भरे ब्लैकबोर्ड इरेजर वाला आसान सा जाल। सकुरा और सास्के ने कहा कि यह बेवकूफ यामसी है। भला एक कुशल जोनिन ऐसे कमजोर मजाक में कैसे फंस सकता है? यह नामुमकिन था, लेकिन वे गलत साबित हुए। जैसे ही उनका जोनी सर अंदर घुसाता है, वह इरेजर से टकरा जाता है। नारुतो पागलों की तरह हंस रहा था, जबकि साकुरा और सास्के हैरान रह गए। ककाशी को पहले ही लग रहा था कि उस हरकतबाज नारुतो के साथ एक टीम में रखे जाने से बुरा आइडिया किसी का हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने स्टूडेंट्स को जानने के बाद काकाशी ने 2 घंटियों वाला एक टेस्ट रखा, जिसमें उसने नारुतो से बदला लेने का पक्का इरादा बनाया। टेस्ट शुरू होते ही उसे मौका का मिल गया, क्योंकि नारुतो सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ा, उसे धूल चटाने के इरादे से। लेकिन आज तो ककाशी ही उसे धूल चटाने वाला था। उसने नारुतो के पीछे जाकर उसे पानी में गिरा दिया। इसके बाद नारुतो फिर से कोशिश करने आया, ठीक उसी वक्त जब सास्के भी कोशिश करने लगा था। नारुतो को यह साफ नेसम हो गया कि कोई भी पास नहीं होने वाला, और उसका जेनिन के तौर पर छोटा सा करियर बस एक कड़वी याद बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर उसे फेल ही होना है, तो कम से कम कुछ तो हासिल कर ले। इसीलिए उसने पास पड़ा सबका लंच खाने का फैसला किया। लेकिन अंदाजा लगाइए किसे काकाशी ने पकड़ा। अगर आपने नारुतो कहा, तो आप सही हैं। काकाशी ने टेस्ट का असली मकसद और मतलब समझाया, साथ ही यह भी कहा कि वह उन्हें एक आखिरी मौका देगा। लेकिन स्वार्थी बनने की सजा के तौर पर नारुतो ही टीम का इकलौता मेंबर होगा जो अगला हिस्सा खाली पेट करेगा। और काकाशी ने साफ धमकी दी कि अगर किसी ने उसे खाना दिया, तो तुरंत फेल कर दिया जाएगा। और भले ही यह सीरीज सासुके के बारे में नहीं है, और भले ही उसके अपने भाई को मारने के जहरीले सपने हों, फिर भी यह सासुके ही था जिसने सबक समझा और एक निंजा के तौर पर बड़प्पन दिखाते हुए काकाशी के आदेश के खिलाफ जाकर नारुतो को खाना खिलाया। जैसे ही काकाशी झाड़ियों से यह देख रहा था, उसका चेहरा, जिससे गुस्से की उम्मीद थी, मुस्कान में बदल गया। शायद इनके लिए वाकई उम्मीद बाकी है। यहीं पर काकाशी झाड़ियों से कूदकर बाहर आया और सच में गुस्सा दिखाने का नाटक करने लगा। फिर बताया कि उन्होंने वही किया जो वह चाहता था। टीम 7 आखिरकार बन गई, और नारुतो को लगने लगा कि शायद यह टीम उतनी बुरी नहीं जितना उसने सोचा था। अगले कुछ समय तक उन्होंने ऐसे मिशन किए जिनका बड़ी तस्वीर में ज्यादा मतलब नहीं था। जैसा आप सोच सकते हैं, नारुतो इससे बिल्कुल खुश नहीं था। इसी वजह से उसने अपनी बात होकागे तक पहुंचाई, जिन्होंने आखिरकार उन्हें गांव से बाहर कोई मिशन दिया। कुछ ऐसा जो टीम को रोमांचक लगे, लेकिन ज्यादा खतरनाक न हो। लेकिन यह जल्द ही बदलने वाला था। एक धोखेबाज ठेके के तहत 2 हत्यारे, जिनके बारे में सुनामी ने कभी नहीं बताया था, नारुतो पर हमला करने आ जाते हैं। नारुतो आमतौर पर डर से जम जाता, लेकिन अजीब तरह से उसका शरीर अपने आप रिएक्ट कर गया। वह ऐसे जमीन में खिंच गया जैसे जमीन तरल पदार्थ बन गई हो। डीमन ब्रदर्स में से एक, जिसकी पहचान नारुतो नहीं कर पाया, सतह पर उतरा और उलझन में था। नारुतो भी उलझन में था। उसने यह कैसे किया? जैसे अपने ही सवाल का जवाब देते हुए उसे अचानक अपनी याद में मिजुकी नजर आया, और याद आया कि उसने भी यही तकनीक इस्तेमाल की थी। उसे मिजुकी को हराने वाली वह भावना याद आ गई। उसे नहीं पता था कि यह कैसे काम कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसे इसे आगे बढ़ाना है। तो उसने उस याद पर ध्यान लगाया और अपने शरीर को वह करने की कोशिश की जो वह पहले से जानता लग रहा था। इससे नारुतो के हाथ जमीन से बाहर निकलकर ऊपर आए, मेजू की गर्दन के चारों ओर लिपट गए और उसे जोरदार धमाके के साथ जमीन में खींच लिया। नारुतो तुरंत सतह पर आया और किसी और के कुछ करने से पहले ही मेजू के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। मेजू का दिमाग पहले ही हिला हुआ था। जब मुक्का उसकी खोपड़ी से टकराया, उसका दिमाग अंदर पिनबॉल की तरह उछलने लगा, जैसे हाई स्कोर ढूंढ रहा हो। इससे मेजू बेहोश हो गया, और जैसे ही गोजू अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश कर रहा था, चेन काटने की उम्मीद में, इससे पहले कि मेजू उसे भी अपने साथ खींच ले, सस्के ने मौका भांपकर गोजू के चेहरे पर लात मारी। काकाशी अपनी टीम से प्रभावित था, लेकिन सुनामी के साथ सही काम को लेकर बहस करता रहा। इस बीच उनकी आवाजें पृष्ठभूमि में धुंधली पड़ती गईं। नारुतो वहीं खड़ा अपने हाथ को देखता रहा। एक बार फिर उसे वही भावना महसूस हुई। वह ताकतवर होता जा रहा था। उसे नहीं पता था यह कैसे हो रहा है। शायद कोई केकेई जेनकाई, जिसके बारे में उसे खबर ही नहीं थी।
लेकिन वह किसी तरह अपने विरोधियों को हराकर उनकी जुत्सु का सहज ज्ञान हासिल कर रहा था। और अब जो अगली तकनीक वह सीख रहा था, वह थी हाइडिंग इन वाटर तकनीक। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह मेजू की तकनीकों को उसकी ही आंखों से महसूस कर रहा हो, उन्हें खुद के लिए सीख रहा हो। उसे यकीन था कि वह यह कर सकता है। जब नारुतो वापस असली दुनिया में लौटा, तो उसने देखा कि दोनों डीमन ब्रदर्स को पहले ही स्कूबी डू के खलनायकों की तरह पेड़ से बांध दिया गया था। ककाशी ने उसे पुकारा, "नारुतो।" "हाँ, ठीक हो?" ककाशी ने पूछा। नारुतो ने सिर हिलाया। "हाँ, ठीक हूं।" "वह तकनीक तुमने कैसे सीखी?" सस्के ने पूछा, अंडरग्राउंड प्रोजेक्शन फिश तकनीक का जिक्र करते हुए। "अजीब बात है, मैंने यह मिजुकी को हराने पर सीखी थी, लेकिन उसने मुझे कभी सिखाई नहीं। मुझे यह उसे हराने के बाद अपने आप आ गई।" "खैर," ककाशी ने कहा, "यह काफी अजीब है, लेकिन फिर ज्यादातर लोगों को मेरी कॉपी करने की काबिलियत भी अजीब लगती है। आपके पास भी कॉपी करने की काबिलियत है?" नारुतो ने पूछा। ककाशी ने सिर हिलाया। "हाँ, हालांकि मेरी काबिलियत देखकर सीखी जाती है, हराकर नहीं। मैं सिर्फ वही तकनीक सीख और याद रख सकता हूं जो मैंने परफॉर्म होते देखी हो, और वो ऐसी नहीं हो सकती जो मैं शारीरिक रूप से कर ही ना सकूं।" समझा, नारुतो ने कहा और सोचने लगा कि उसकी अपनी काबिलियत की सीमा क्या है। यकीन मानिए या ना मानिए, नारुतो ने शुरू किया, मुझे लगता है इसे हराकर मैंने एक नई तकनीक सीखी है। याद है वो तकनीक जिसमें वे पानी के पोखर में छुपे थे? मुझे काफी यकीन है कि मैं अब वो तकनीक कर सकता हूं। सास्के, साकुरा और ककाशी हैरान रह गए। अगर तुम सच में सिर्फ किसी को हराकर उसकी काबिलियत सीख सकते हो तो एक दिन तुम बहुत खास शिनोबी बन सकते हो। बस देखना होगा। तो टीम उस खतरे के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करती है जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। यकीन था कि यह आखिरी हत्यारा नहीं होगा। ककाशी ने अपने स्टूडेंट्स को सतर्क रहने का आदेश दिया, और जैसा उसने अंदाजा लगाया था, एक और हत्यारा सामने आया। लेकिन यह हत्यारा उसकी सोच से कहीं ज्यादा नामी था। वाह, इस गातो के पास काफी गहरी जेब लगती है अगर उसने जाबूजा मोमोची, डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट को हायर किया है, ककाशी ने कहा और लड़ने के लिए आगे बढ़ा। ककाशी ने अपना शारिंगान दिखाया, ये मानते हुए कि जबूजा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने शारिंगान के दम पर ककाशी ने जबूजा को चौंकाकर बढ़त हासिल कर ली। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जबूजा की वाटर प्रिजन तकनीक में फंस गया, जिसने उसे पानी के एक गोले में कैद कर दिया। आखिर में शारिंगान की ताकत के बावजूद ककाशी ही धोखा खा गया और हार गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत तय है। लेकिन जैसे ही वो अपनी किस्मत मानने को तैयार हुआ, उसने अपने दोनों स्टूडेंट्स को बाहर उसे आजाद कराने की कोशिश करते देखा। नारुतो ने अपनी नई सीखी तकनीकों के साथ जबूजा को चौंकाने की कोशिश की। वो पानी की तरह जमीन में गहरा गोता लगा गया, अपनी जगह एक शैडो क्लोन छोड़कर। सास्के और वो शैडो क्लोन फिर शुरिकू के साथ मिलकर जबूजा पर हमला करते हैं, जिसे उसने अपनी तलवार से रोक दिया। जब नारुतो उसके नीचे था, उसने फिर वही कोशिश की जो उसने मेजू पर की थी। लेकिन इस बार वो चौंक गया क्योंकि जबूजा की तलवार उसका हाथ काटने के लिए नीचे आई। नारुतो ने अपना हाथ समय रहते खींच लिया और उसे बचा लिया, लेकिन कट लगने से नहीं बच पाया। आउच! ये तलवार तो तेज है। उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधने की कोशिश की ताकि खून बहना और जलन रुके, जिस पर वो ध्यान नहीं दे सकता था। दर्द थोड़ा कम हुआ, जैसे किसी अलार्म को मान लिया गया हो। नारुतो ने देखा कि जबूजा जमीन की ओर देख रहा है, और एक पल के लिए उसे शक हुआ कि क्या जबूजा उसे देख सकता है। शायद वो देख नहीं सकता था, लेकिन शायद उसके पास इतनी चक्रा सेंस थी कि वो अंदाजा लगा सके कि नारुतो कहाँ है। नारुतो जबूजा के कुछ करने से पहले ही हट गया, लेकिन जबूजा की आंखें उस दिशा में मुड़ गईं। ये मुझे साफ देख सकता है, नारुतो ने खुद से कहा। तो चलो थोड़ा मिक्स करते हैं। हाथ जोड़कर उसने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने साथ जमीन के नीचे शैडो क्लोन बनाए। एक दो नहीं, बल्कि करीब 50। इतने की चक्रा की सीमा धुंधली पड़ जाए। जबूजा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे यह समझ आया, और फिर उसने सास्के और दूसरे नारुतो क्लोन पर ध्यान लगाया। मिल गया, उसने कहा। क्लोन्स अपने सॉफ्ट फिजिक तकनीक से अपने हाथ ऐसे ऊपर की ओर बढ़ाने लगे जैसे ऑकरीना ऑफ टाइम का डेड हैंड हो। जबुजा की तलवार घूमती, हाथ काटती और क्लोन्स को ऊपर आते ही खत्म करती गई। लेकिन नारुतो में जो क्वालिटी की कमी थी, वो उसने संख्या से पूरी कर दी। आखिरकार उसने इतने क्लोन्स और हाथों को ऊपर लाकर जबुजा को पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसका ध्यान बहुत सारे टारगेट्स में बढ़ गया और उसकी सुरक्षा इतनी कमजोर पड़ गई कि सासुके के लिए ये असली मौका बन गया। जबुजा ने बेबसी में अपनी तलवार उठाई, ये तय करते हुए कि अगर वो गिरेगा तो सासुके को भी साथ ले जाएगा। नारुतो जबुजा के पीछे से उछला और उसके सिर के पिछले हिस्से पर लात मारी, जिससे वो आगे गिर गया और सासुके ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया। इस तरह जबुजा हार गया
और काकाशी आजाद हो गया। लेकिन जैसे ही सासुके काकाशी की तरफ भागा, नारुतो हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने खुल गई हो। वो वहीं खड़ा रहा, आंखें चौड़ी। कोई आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, जबकि सारी उम्र भर की तकनीकें उसके दिमाग में उंडेली जा रही थीं। उसे लगने लगा कि वो अपनी जानी हुई हर चीज का हिसाब खोता जा रहा है। सालों की मसल मेमोरी उसकी सहज प्रवृत्ति पर हावी हो रही थी। नारुतो इतना अचंभित था कि उसे पता ही नहीं चला कि जबूजा भाग निकला। लेकिन कोई बात नहीं, सब सुरक्षित थे और काकाशी वैसे भी लड़ाई जारी नहीं रख सकता था। उन्होंने इसे जीत माना। काकाशी ने उन्हें कुछ समय के लिए जंगल में ट्रेनिंग के लिए भेजा, ये सिखाने के लिए कि खड़ी सतहों पर कैसे चढ़ा जाए और पैरों के नीचे पानी को इतनी चकरा से कैसे मजबूत किया जाए कि वो उनका वजन संभाल सके। लेकिन जैसे ही काकाशी ने उन्हें यह करने को कहा, नारुतो पहले से ही एक टहनी से उल्टा खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे लगता है मैंने ये पहले ही कभी सीख लिया था, उसने कहा। इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा है, सच में। काकाशी बस उसे घूरता रहा और उससे कहा कि अगर वो इतना अच्छा है तो बाकियों को सिखाए। नारुतो एक अच्छा टीचर नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की। तुम्हें बस तुम्हें बस पता चल जाता है जब सही होता है, समझे ना? नहीं, नहीं समझा। तुम्हें पता है, सासुके ने कहा, अगर अब तक समझ नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। तुम्हें टीम साथ छोड़ ही देनी चाहिए जब तक आगे हो। तुम दोनों बस करो, साकुरा ने कहा। इससे कुछ मदद नहीं हो रही नारुतो, मुझे कोशिश करने दो, उसने कहा। साकुरा तो बस किसी बहाने की तलाश में थी उस पर हाथ रखने की। अंदर ही अंदर एक अकादमी की लड़की की तरह चीखते और उसकी कथित मांसपेशियों पर मुग्ध होते हुए उसने शांत आवाज में फुसफुसाया, अपने गुस्से को जाने दो, बहुत ज्यादा चक्रा मत डालो और बहुत कम भी नहीं। सही जगह ढूंढो और उसे याद रखो, उसने कहा। इसे अपना हिस्सा बना लो, इसे अपने पैरों का विस्तार समझो। सोचो जैसे सक्शन कप हो। हाँ, पैरों के नीचे सक्शन कप या मैग्नेट। जब सही होगा महसूस हो जाएगा। सासुके ने आह भरी और पेड़ के पास जाने लगा और धीरे धीरे कदम दर कदम उसने सही जगह महसूस की। जो उसे महसूस हुआ वो उसका वजन संभालने के लिए काफी मजबूत था। सही जगह पाकर वो चलने लगा। ये हुई ना बात, शाबाश, उसने कहा। वापस घर आकर उन्होंने आराम किया। अगला दिन जल्दी ही आ गया और वे सब पुल पर आ गए। सब कुछ शांत था, लेकिन आप जानते हैं कि यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जबूजा फिर से लौट आया, इस बार दोबारा लड़ने के लिए, और इस बार अपने शागिर्द हाकू को साथ लाया। ये मैं संभालता हूं, सासुके ने कहा आगे बढ़ते हुए। हमें इसे साथ मिलकर लेना चाहिए, साकुरा ने कहा। सासुके ने नारुतो की तरफ देखा, ये देखते हुए कि वो जीत जीत कर कितना ताकतवर होता जा रहा है। मुझे भी कॉपी करने का मौका चाहिए, उसने कहा अपना शारिंगन सक्रिय करते हुए। ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल ककाशी सेंसेई जैसा है, बस इसके दो हैं, नारुतो ने हैरानी से कहा, इतना प्रभावित कि उसे परवाह ही नहीं थी। सास्के हाकू का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। उसने लड़ाई को खींचकर उसकी सारी जुत्सु कैप्चर करने की योजना बनाई। शायद सास्के इस लड़ाई की मुश्किल को कम आंक रहा था, शायद वो अपनी काबिलियत को ज्यादा आंक रहा था। जो भी हो, वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और खुद को और खतरनाक स्थितियों में डाल रहा था। उसकी आंखों ने एक हाथ वाले जुत्सु साइन देखे, जिन्हें उसने बाद में दोहराने के लिए याद करने की कोशिश की। ये एक हुनर था जो सास्के देखकर सीख रहा था, लेकिन जो जुत्सु उन साइन से बन रही थी वो कुछ ऐसी नहीं थी जो सास्के कर पाता। आखिरकार सास्के खुद को मुश्किल में पाता है जब डिमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स गिरने लगते हैं। जैसे ही ये होता है, चीजें बिगड़ने लगती हैं। उसे तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। हाकू से कुछ वार खाकर वो गिरने लगा। तभी नारुतो एक कुनाई लेकर लड़ाई में कूद पड़ा, बड़े हद तक जबूजा की चालों पर भरोसा करते हुए सेन्बो को हटाने के लिए। तुरंत ही हाकू को वे हरकतें जानी पहचानी लगीं। हालांकि वो तुरंत ये समझ नहीं पाया कि क्यों। कम से कम तुरंत तो नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? सास्के ने दर्द से कराहते हुए पूछा। तुम्हारी जान बचा रहा हूं, नारुतो ने कहा। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो अभी तुम मर चुके होते। सास्के को यह मानने में नफरत थी, लेकिन नारुतो के बिना वो शायद सच में स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा होता। नारुतो ने सास्के को गुंबद से बाहर फेंक दिया और हाकू ने ऐसा होने दिया। उसे उत्सुकता थी कि नारुतो क्या कर सकता है। जैसे ही नारुतो वहां खड़ा हुआ, हाकू ने और सेनबोन फेंके। उसने उन्हें अपनी कुनाई से रोक दिया। फिर उसने अपने हाथ के साइन बनाने शुरू किए। शुद्ध पानी का एक ड्रैगन उनके सामने प्रकट हुआ और हाकू पर वार करने गया, लेकिन हाकू की बर्फ ने उस पर जमकर उसे रोक दिया। यहां से हाकू और गंभीर हो गया, ये पहचानते हुए कि नारुतो के पास किसी तरह उसके गुरु की सारी तकनीकें हैं, जिससे वो लगभग उतना ही खतरनाक बन गया था। फिर भी जैसे ही सेनबोन की बारिश हुई, नारुतो उनसे बचने के लिए जमीन में गोता लगा गया। नारुतो उस गुंबदनुमा शीशों के जाल से बंधा नहीं था और उसके बाहर फिर से प्रकट हो गया। हाकू को समझ आ गया कि उसका जाल अब बेकार है और उसने बाहर कूदने से पहले उसे तोड़ दिया। नारुतो के सामने उतरकर हाकू बोला, इतनी कम उम्र में तुम अच्छे हो, तुम्हें किसने ट्रेन किया? किसी ने नहीं सिखाया मुझे ये काबिलियतें, मैंने खुद सीखी, उसने कहा। तो तुम एक सच्चे प्रतिभाशाली हो, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उम्मीद है तुम तैयार हो, उसने कहा। वे एक दूसरे की ओर दौड़े, उनकी ब्लेड्स टकराईं। नारुतो उस वक्त जाबुजा से मिली मसल मेमोरी पर भरोसा कर रहा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि हाकू जाबुजा के लड़ने का तरीका बखूबी जानता था और नारुतो के पास इस स्थिति के हिसाब से ढलने का अनुभव नहीं था। इस वजह से हाकू नारुतो की अगली चाल का अंदाजा
उसके करने से पहले ही लगा सकता था। एक सेनबॉर्न नस पर लगने से नारुतो का बायां हाथ सुन्न हो गया। नारुतो तुरंत पीछे कूदकर दूरी बनाने की कोशिश करता है। नारुतो को एहसास हुआ कि ज़ाबुज़ा से सीखे सारे हमले हाकू को हराने के लिए काफी नहीं होंगे, क्योंकि हाकू ज़ाबुज़ा को नारुतो से भी बेहतर जानता था। और इससे भी बुरी बात, उसके पास ऐसी कोई और तकनीक नहीं थी जो हाकू न जानता हो। हाकू ने वे सब देख रखी थी। वो क्या कर सकता था? साकुरा नारुतो की घबराहट देखकर बीच में कूद पड़ी और उसके लिए बना वार खुद पर ले लिया, जिससे वो गिर गई। ये देखकर नारुतो को गहरा, तीव्र गुस्सा आया, इतना कि उसके अंदर एक गर्मी जाग गई जिसने हाकू को चौंका दिया। नारुतो के पीछे नाइन टेल्स की परछाई दिखाई दी और हाकू पीछे हट गया। नारुतो को अचानक अपने हाथ में फिर से जान आती महसूस हुई और अगले ही पल उसने हाकू को जमीन पर पटक दिया, उसका मास्क तोड़ते हुए, और खुद के सामने सच्चाई खुल गई। हाकू भी उसी की तरह एक बच्चा ही था। शांत होने के बाद नारुतो साकुरा का हाल जानने गया। ठीक हो? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया। बस दर्द हो रहा है, उसने कहा। पीछे मुड़कर नारुतो दूसरे राउंड के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि यह हो पाता, हाकू काकाशी से ज़बूज़ा को बचाने दौड़ा और बाकी सब इतिहास बन गया। ज़बूज़ा ने लड़ाई जारी रखी और नारुतो को हैरानी हुई कि वो किसी ऐसे इंसान को कैसे धोखा दे सकता है जो उसे इतना प्यार करता था। फिर गातो के आदमी पहुंच गए और ज़ाबुज़ा ने उन्हें दिखा दिया कि उसे डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट उपनाम कैसे मिला। ज़ाबुज़ा भी उस दिन मर गया, लेकिन उससे पहले उसने लैंड ऑफ वेव्स को गोटो की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। उस रात वे आराम कर पाए, इससे पहले कि वे घर की ओर निकलते। लेकिन जैसे ही नारुतो अपने बिस्तर पर लेटा, वो हाकू के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा जैसे वो ज़बूज़ा के साथ उसकी यादें देख रहा हो, जैसे उन लड़ाइयों के दौरान जब दोनों शिनोबी की मुट्ठियां टकराईं तो उनकी आत्माओं ने बात की हो, और उन्हें हराने पर नारुतो उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने साथ ले आया। उसने हाकू का अतीत देखा, वो कैसे ज़बूज़ा से मिला, कैसे उसके साथ बड़ा हुआ। उसने देखा ज़बूज़ा कितना क्रूर था उसके साथ, और ये भी कितना प्यार भरा था कि नारुतो को रुला दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके दुश्मन भी इंसान थे। बेचेहरे राक्षस नहीं जो सिर्फ उसके हाथों हारने के लिए बने थे। नहीं, उनका भी एक इतिहास था, एक अतीत, सपने और भविष्य। उनके भी संघर्ष और खुशियां थीं, ठीक उसी की तरह। और उसी की तरह वे भी बस निंजा थे। बस फर्क ये था कि उन्होंने कौन सा पक्ष चुना। नारुतो उस रात सो नहीं पाया, लेकिन ककाशी, सास्के या साकुरा भी नहीं सोए। तो सब जागते रहे और इस बारे में बात करते रहे। नारुतो ने उन्हें बताया कि उसे इस काबिलियत से क्या महसूस हुआ, और वे यादें और काबिलियतें जो उसने हाकू से ली। हाकू और ज़बूज़ा की कहानी, जिसे सुनाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। साकुरा भी रोने के करीब थी, जबकि सास्के हमेशा की तरह उदास, हाथ जोड़े बैठा रहा। और भले ही उसने छुपाने की कोशिश की, वो भी ये मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि ये बहुत बुरा था। काकाशी वहीं उनके साथ बैठा और बोला, यही शिनोबी दुनिया है। उसने कहा, यह सही नहीं है कि हाकू और ज़बूज़ा को मरना पड़ा, लेकिन मिंजा दुनिया निष्पक्ष नहीं है। कभी कभी लोग मरते हैं, और उन लोगों के भी सपने और जिंदगियां होती हैं। वे लोग मायने रखते हैं। मैंने थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में अपने दो सबसे अच्छे दोस्त खोए, और वो भयानक था। वे बस बच्चे थे, तुम सबकी उम्र के, उस वक्त। मैं उन सब में सबसे छोटा था। मैं उस दर्द से बचने के लिए अपने काम में डूब गया, लेकिन मैं कब्रें और गहरी खोदता चला गया। मुझे लगा मैं अपने दुश्मनों को उन कब्रों में डाल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं खुद के टुकड़े भी उसमें डाल रहा था। उसने कहा, मुझे उस गड्ढे से बाहर निकलने में हमेशा लग गई। निंजा दुनिया ने मुझे बहुत छोटी उम्र में ले लिया और मुझे दिखाया कि ये कितनी क्रूर हो सकती है। मुझे इससे नफरत थी, और ये और बुरा तब हुआ जब मुझे वही एहसास हुआ जो तुम तीनों अभी समझ रहे हो। ये लोग भी इंसान हैं, और इनकी भी जिंदगियां हैं, और उनकी जिंदगियां मायने रखती हैं। लेकिन हालात, फर्ज और निंजा दुनिया हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करती है, और जब हम वे फैसले लेते हैं, हम फिर कभी पहले जैसे महसूस नहीं करते। ये कहने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, ये कहने में कोई शर्म नहीं कि ये जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने भी सोचा है कि शिनोबी ना होने पर मेरी जिंदगी बेहतर होती, अगर मैंने बस एक अंडरवियर मॉडल बनने जैसा कुछ चुना होता। उसने कहा, जिससे उसके ग्रुप के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ऐसी अजीब नौकरी के ख्याल से। ये इसके काबिल था। उसे उनकी मुस्कान देखनी जरूरी थी। उन्होंने बारी बारी से उसकी तरफ देखा और बोले, मैं अब भी शिनोबी बनना चाहती हूं। सकुरा ने कहा, मैं अभी ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं बनूंगी। फिर सासुके बोला, मेरे पास कभी कोई चुनाव नहीं था। मैं जानता हूं निंजा दुनिया कितनी क्रूर है, खुद अनुभव से, और मुझे ये दिखाना है कि उचिहा कभी पीछे नहीं हटता, मौत तक भी नहीं। फिर नारुतो बोला, मुझे कभी पता नहीं था दुनिया कितनी अंधेरी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसीलिए मैं शिनोबी बनना चाहता हूं। मैं उस अंधेरे को तोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं दुनिया थोड़ी उजली हो, जहां बच्चों को ऐसे मरना ना पड़े, जहां बच्चे खुशी और आजादी से बड़े हो सके। मैं ये फिर से करना चाहता हूं कि शिनोबी होने का और मिंजा दुनिया में जीने का क्या मतलब है। जैसे ही नारुतो ने यह कहा, ककाशी को नारुतो की आंखों में ओबीतो की एक झलक दिखी, और इससे उसे भी एक मुस्कान आ गई। मुझे सच में गर्व है कि मैं तुम्हारा सेंसेई हूं, उसने अपने 3 स्टूडेंट से कहा। इसके बाद वे लैंड ऑफ वेव से घर की ओर निकल पड़े। उनकी परिपक्वता की वजह से ककाशी ने अपने स्टूडेंट्स को चुनीन एग्जाम्स में हिस्सा लेने की इजाजत देने का अहम फैसला लिया। जैसे ही वे परीक्षा में दाखिल हुए,
उस बिंदु से ज्यादातर सब कुछ वैसा ही रहा। पहले टेस्ट से दूसरे तक सब कुछ वैसा ही था, जिसमें नारुतो की जिराया के साथ ट्रेनिंग और सासुके की ककाशी के साथ ट्रेनिंग भी शामिल थी। लेकिन जहां बदलाव आया वो था प्रदर्शनी मुकाबलों में। नारुतो ने अब तक सीखी सारी तकनीकों के साथ किबा इनुजुका को लड़ाई में हरा दिया और इस तरह उसने उसकी खास काबिलियतें और तकनीकें हासिल की, जिसमें निनकेन निंजा कुत्ता का इस्तेमाल करने की काबिलियत भी शामिल थी। हालांकि नारुतो का अपना कोई निनकेन नहीं था, लेकिन वो अपने ही एक क्लोन को कुत्ते के रूप में ढाल सकता था, जो जब भी उसे उस तकनीक के लिए जरूरत होती उसका निनकेन बन जाता। अपनी जिराया के साथ ट्रेनिंग के बाद ही नारुतो वापस आया, परीक्षा खत्म करने के लिए तैयार। उसका मुकाबला नेजी ह्यूगा से हुआ। नारुतो ने नेजी को लड़ते हुए देखा था और थोड़ा उत्साहित था। हालांकि नारुतो बहुत सारी तकनीकें जमा करने की अपनी भूख को लेकर सावधान था। उसे मानना पड़ा कि उसका एक हिस्सा सच में नेजी को हराना चाहता था, ताकि वो उसकी काबिलियतें भी हासिल कर सके। लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन उसे पार करने में जिस चीज ने मदद की वो थी बाइकुगन की एक गुप्त कमजोरी की खोज। गर्दन के पीछे पहली वक्षीय कशेरुका के ठीक ऊपर एक अकेला अंधा धब्बा। वहां वार करके उसने नेजी को हरा दिया, लेकिन वो इसके बाद जो होने वाला था उसके लिए तैयार नहीं था। नेजी को हराने के बाद नारुतो के शरीर में तुरंत बदलाव आने लगा। घुटनों के बल गिरते हुए उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसकी खोपड़ी फट रही हो। उसका पूरा शरीर जल रहा था और चक्रा से फूट रहा था। देख रही पूरी भीड़ घबरा गई। साकुरा किनारे से कूदी और हिनाता भी। दोनों नारुतो की तरफ भागी। इसे क्या हो गया? हिनाता ने पूछा। साकुरा जांच कर रही थी। पता नहीं, शायद उसकी कॉपी करने की काबिलियत। कॉपी करने की काबिलियत? हिनाता ने पूछा। नारुतो के पास एक अजीब ताकत है, जिससे वह उन लोगों की तकनीकें और काबिलियतें कॉपी कर लेता है जिन्हें वह हराता है। हिनाता को समझ आने लगा। ये इसलिए क्योंकि उसने एक ह्यूगा की ताकतें ले ली हैं। उसे पता नहीं है इन्हें काबू में कैसे करना है। मुझे दिख नहीं रहा, नारुतो बुदबुदाया। ये अंधा हो गया है? सकुरा ने पूछा। नहीं, अगर उसने ब्याकुगन जगा लिया है तो उसे सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि बायकुगन सब कुछ देख लेती है। उसका दिमाग इतना कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा। हम क्या करें? साकुरा ने पूछा। हिनाता ने अपने हाथों से सही तेनकेत्सु ढूंढे। फिर उसने जेंटल फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल करके नारुतो को बेहोश कर दिया। नारुतो बेहोश हो गया और उसकी चक्रा का उबाल रुक गया। सकुरा ने राहत की सांस ली। लगता है यह काम कर गया, लेकिन मुझे नहीं लगता यह आगे लड़ पाएगा, सकुरा ने कहा। अगर यह जाग गया तो क्या होगा? हिनाता ने सिर हिलाया। यह फिर से शुरू हो सकता है, मुझे यकीन नहीं। मैं पास ही रहूंगी ताकि इसे रोक सकूं अगर हो सके। मुझे इसे यह काबू करना सिखाना होगा। इसे ब्याकुगान और अपने खुले तेनकेत्सु पर नई काबू पाने की आदत डालने में वक्त लगेगा, उसने कहा। साकुरा ने सिर हिलाया। दोनों मिलकर नारुतो को पीछे ले गईं। हिनाता नारुतो के साथ रुकी। हालांकि जैसे ही सास्के की लड़ाई शुरू हुई, कोनोहा क्रश भी शुरू हो गया। हिनाता बेहोश नारुतो की रक्षा के लिए वहीं रुकी। इस बीच सासुके और साकुरा गारा के पीछे उसे हराने के लिए निकल पड़े, लेकिन ताकत के फर्क की भरपाई न कर पाने की वजह से साकुरा और सासुके दोनों मारे गए। होकागे भी मारे जाते हैं, और जब तक नारुतो जागता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। नारुतो की आंखें खुलती हैं। शुक्र है उसका शरीर अपने सारे तेनकेत्सु के इस्तेमाल के साथ ढल चुका लगता है, लेकिन बायकुगन जगाने की वजह से वह अब भी साफ चक्कर महसूस कर रहा था। हिनाता ने नारुतो को सिखाया कि उन्हें कैसे बंद किया जाए ताकि वह समय के साथ इन्हें काबू करना सीख सके। लेकिन सकुरा और सासुके की मौत की दुखद खबर ने नारुतो को किसी ट्रक की तरह टक्कर मारी। उसे समझ नहीं आया वह खुद के साथ क्या करे। हिनाता ने अपनी शर्मीली फितरत के बावजूद इतनी हिम्मत जुटाई कि वह उसके लिए वहां रहे और उसे संभाले। नारुतो डिप्रेशन की हालत में चला गया। बड़े होते हुए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसका कभी कोई परिवार भी नहीं रहा। उसे सच में यकीन हो गया था कि सासुके और साकुरा सिर्फ उसके सबसे अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि उसका भाई और बहन थे, और अब वे मर चुके थे। जिराया ने इस उलझन को देखा और उसे दिल की गहराई से पता था कि उसे कुछ करना होगा। तो जब त्सुनाडे को ढूंढने का मिशन आया, वह नारुतो को साथ ले गया। नारुतो ज्यादातर वक्त चुप रहा, लेकिन जिराया ने बात शुरू करने की कोशिश की। मुझे सच में अफसोस है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचा पाया, उसने कहा। कोई बात नहीं, यह आपकी गलती नहीं है, जिराया ने समझते हुए सिर हिलाया। तकनीकी तौर पर यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन इससे उसे नारुतो के लिए कम अफसोस नहीं हुआ। तुम जानते हो, तुमने सब कुछ नहीं खोया है, उसने कहा। तुम्हारे पास अब भी काकाशी है, और मैं हूं, और वह छोटी ह्यूगा लड़की भी है, उसने कहा। और वह छोटी ह्यूगा लड़की शायद तुम्हारे सारे दोस्तों में सबसे अहम हो सकती है, क्योंकि मैं उसकी आंखों में देख सकता हूं। वह तुम्हें पसंद करती है। नारुतो ने जिराया को थोड़े झटके से देखा। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर आया पहला असली भाव। जिराया मुस्कुराया। मैंने इस धरती पर कई सालों तक चलकर देखा है नारुतो। मैं बाकी वयस्कों से थोड़ा बड़ा हूं, जानते हो? तो आप जैसे 28 के हैं। जिराया यह सुनकर हंस पड़ा। उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन बात यह है, मैंने कई तरह की आंखें देखी हैं। शरिंगन, ब्याकुगन, यहां तक कि रिनिगन भी। लेकिन चाहे वे कितनी भी अलग हों, जब वे कुछ ऐसा देखती हैं जिसे वे गहराई से चाहती हैं, जिससे उन्हें प्यार है, तो सब में एक जैसी चमक आती है। और वह लड़की तुम्हें इतने गहरे प्यार से देखती है, मुझे हैरानी है कि तुम्हें अभी तक नोटिस नहीं हुआ। नारुतो ने नीचे देखा। हिनाता, जिराया ने नारुतो को कंधे पर हल्की सी धक्का दी। तुम एक स्टड हो नारुतो, बिल्कुल अपने पिता जैसे। तुम भी। जिराया ने अपनी जेन अल्फा हैंडबुक निकाली। एक बैडी? जिराया ने ऊपर देखा। दिलचस्प शब्द है लगता है। नारुतो थोड़ा मुस्कुराया। पता है और कौन असली बैडी है?
जिराया ने कहा। मुझे यकीन है अब तुम मुझसे मिलने के लिए उत्साहित हो। नारुतो थोड़ी बेवकूफी वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह हॉट है। जिराया ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत। तो चलो उसे लेने चलते हैं, नारुतो ने कहा और गांव की ओर दौड़ पड़ा। सुनाडे वैसी ही थी जैसा जिराया ने नारुतो को बताया था, और उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन उसे वापस साथ लाना थोड़ा मुश्किल काम था। सिर्फ इसके बाद कि जिराया ने ओरोचिमारू को भगाया और नारुतो ने काबुतो को हरा दिया, तब वह उसके सपनों से इतनी प्रेरित हुई कि उनके साथ कोनोहा वापस चली गई। कबूत को हराने में नारुतो ने काफी हद तक मेडिकल ट्रेनिंग की काबिलियतें और बुनियादी सहज ज्ञान हासिल किया, जिसे त्सुनादे ने कहा कि और अध्ययन से पक्का किया जा सकता है। लेकिन नारुतो अब जो करने वाला था वह था जिराया के साथ ट्रेनिंग पर निकलना। त्सुनाडे के आखिरकार 5वीं होकागे बन जाने के बाद जिराया और नारुतो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। मेरा इंतजार करो, एक आवाज चिल्लाई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हिनाटा उनकी तरफ दौड़ी आ रही थी। हिनाता, तुम यहां क्या कर रही हो? नारुतो ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए आ रही हूं। क्यों? नारुतो ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें ब्याकुगान और जेंटल फिस्ट तकनीकों का सही इस्तेमाल सिखाना चाहती हूं, उसने कहा। तुम्हारे पिता इसकी इजाजत दे रहे हैं? जिराया ने पूछा, यह जानकारी किसी गैर युवा के साथ बांटने की। ओम्मो, मेरे पिता को पता नहीं है, उसने धीरे से कहा। जिराया ने आह भरी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जा सकती हूं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने, क्योंकि तुम एक बेहतरीन सोनिन हो। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहने को कहा। उन्होंने क्या कहा? जिराया ने पूछा। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची को मत छूना, वरना ऐसा दर्द दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिराया ने ऐसा आरोप लगाए जाने पर थोड़ा नाराज होकर एक उंगली उठाई, जैसे विरोध कर रहा हो कि वह उससे कभी छेड़छाड़ करेगा। लेकिन फिर उसने बात टाल दी। अगर आ रही हो तो पीछे मत रह जाना। और इस तरह वे सब ट्रेनिंग के लिए चल पड़े। चलते हुए हिनाता थोड़ी उछल कूद करने लगी, जैसे वह खुश हो, जैसे उसने किसी बड़े डर पर जीत हासिल कर ली हो। और शायद उसने कर ली थी, क्योंकि जैसे ही वे गांव से निकले उसका हाथ नारुतो के हाथ में फिसल गया। नारुतो थोड़ा शर्माया, वैसे ही जैसे वह भी शर्माई। इस सफर में तुम्हारे साथ होने की खुशी है, और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और शानदार नारुतो व्हाट इफ कहानियां आप मिस न करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।